हेलो दोस्तों, ब्रुकफील्ड रीट के बारे में हम बात करने वाले हैं जहां पर रेटिंग एक्शन हुआ है और ये नेगेटिव रेटिंग एक्शन हुआ है। इसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे भी पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज ब्रुकफील्ड रीट था, तो यहां पर मैंने क्या एक्शन लिया है वो भी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूं और सभी डिटेल्स रीट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट जाननी चाहिए सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी हम ब्रुकफील्ड रीट का शेयर प्राइस देखें, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं मई 2 की बात है, ये 275 के आसपास में ये अभी ट्रेड कर रहा है। अब ये बहुत ही लेटेस्ट, ये आप देख सकते हैं, ये क्रिसिल की तरफ से रेटिंग आई है। ये 28 अप्रैल 2023 की रेटिंग आई है और आप रेटिंग देख सकते हैं। रेटिंग इनफैक्ट ट्रिपल ए की ही रेटिंग है, जो कि बेस्ट रेटिंग कहा जाता है। लेकिन इससे पहले जो रेटिंग थी वो था ट्रिपल ए और स्टेबल। ये आउटलुक होता है कि जो भी कंपनी है, बिजनेस है, उसका आउटलुक जो है वो स्टेबल रहने वाला है, तो अच्छी बात है। लेकिन अब ट्रिपल ए की रेटिंग उन्होंने जारी रखी है, लेकिन आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है। बहुत सारे कारणों से किया हुआ है आउटलुक नेगेटिव, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि रेटिंग डाउनग्रेड नहीं हुई है, ट्रिपल ए से डबल ए प्लस या डबल ए नहीं हुआ है, तो वो चिंता नहीं है। लेकिन जो थोड़ी सी चिंता यही है कि जो आउटलुक है अभी फिलहाल स्टेबल से नेगेटिव यहां पर हुआ है। तो इस चीज को और समझते हैं हम। यहां पर देखिए, क्रिसिल ने दो बातें कही हैं, पहला है लेवरेज और दूसरा है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों में ब्रुकफील्ड का डेट बढ़ा है। उन्होंने एक प्रॉपर्टी है कैंडोर N2 करके उन्होंने एक्वायर किया हुआ है, जिसकी वजह से डेट बढ़ा है और उसमें लोन टू वैल्यू भी बढ़ा है। अब देखिए, जब हम रीट को एनालिसिस करते हैं तो ये स्टॉक मार्केट या जो शेयर एनालिसिस जैसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो लोन टू वैल्यू मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, समझ लीजिए आपने या हमने एक घर लिया और घर की जो पूरा जो एसेट है उसकी वैल्यू समझ लीजिए 1 करोड़ है। 1 करोड़ का मतलब एसेट है उस घर का, सोच लीजिए ऐसा ही। और उस 1 करोड़ के घर के लिए आपने 40 लाख की लोन ली, ठीक है। तो लोन टू वैल्यू क्या रही, एसेट वैल्यू क्या रही, ये 40% रही। 1 करोड़ के घर में 40 लाख। अब 1 करोड़ के घर में अगर आप 20 लाख की लोन लेते हैं तो बढ़िया ही है ना, कम आपने लोन लिया है तो 20% हो गया। लेकिन सोच लीजिए 1 करोड़ के घर में आपने 70 लाख की लोन ली है, तो फिर तो लोन वैल्यू बढ़ गया ना। तो यही चीज यहां पर हो रही है, किसके साथ, ब्रुकफील्ड रीट के साथ। तो रेगुलेटरी कैप मतलब जो रूल्स हैं उसके हिसाब से लोन टू वैल्यू 49% होनी चाहिए और अभी अगर आप देखेंगे ये 40% है। फिर भी अभी ऐसा पैनिक जैसा बिल्कुल माहौल नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट जो कुछ दिनों जो रिजल्ट्स आए थे उस समय में 32% था, जो पुराने जो डेटा है हम लोगों के पास। तो ये 32% से 40% के आसपास में ये पहुंचा है। तो इन नंबर्स को हम दोनों तरीकों से देख सकते हैं। रेगुलेटरी कैप 49% है, उस हिसाब से तो अभी बहुत ही सही यहां पर चल रहा है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स का अगर हम रिजल्ट के हिसाब से देखें तो ये 32% से 40% भी बढ़ा है। तो इस चीज को क्रिसिल ने नोट किया है और आउटलुक को नेगेटिव किया है। अब आउटलुक में उन्होंने जो दूसरी बात कही है वो है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। उसका मतलब क्या है, देखिए रीट है, उनकी ऑफिस प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी है, तो वहां पर ऑक्यूपेंसी एक्सपेक्ट किया जा रहा था 87 से 88% होगी, लेकिन वो ऑक्यूपेंसी जो है वो 83% है। अब देखिए, ऑक्यूपेंसी बहुत ही जरूरी भी है। कोई भी रियल इस्टेट है, अगर वो खाली पड़ा रहे तो ये तो कोई भी नहीं चाहेगा ना, वो तो एक तरीके से रेंट जो है वो लॉस किया जा रहा है। तो ये ऑक्यूपेंसी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन ये अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इन जो भी कॉमर्शियल एसेट्स हैं यहां से उनके पास स्टेबल रेवेन्यूज हैं। ग्लोबल लेवल में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे टॉप जो सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे एक्सेंचर हुआ, इन सब के ऑफिसेस यहां पर है। और टॉप 10 में भी देखेंगे आईटी सेक्टर की कंपनियां 48% है। तो मतलब आप मान लीजिए आधी कंपनियां आईटी सेक्टर टॉप 10 में ही है और फिर बाद में और कितनी सारी कंपनियां होंगी। तो आईटी सेक्टर में भी अभी चैलेंज चल रहा है, तो उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फिर अभी इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो गया है, अब इसको भी मॉनिटर करना जरूरी हो जाता है। जब हम ब्रुकफील्ड की बात कर रहे हैं, भारत में कुछ जगहों में जैसे गुरुग्राम है, मुंबई, कोलकाता, इन सब जगहों में उनकी प्रॉपर्टीज है। इनफैक्ट कुछ बड़ी प्रॉपर्टीज है, जैसे केंसिंगटन पवई करके, फिर कैंडोर नोएडा सेक्टर 62 में, फिर कैंडोर नोएडा सेक्टर 135 में, फिर कैंडोर टेक्सपेस G2 ये सेक्शन 21 गुरुग्राम में, और कैंडर राजरहाट कोलकाता में। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं और यहां पर कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। किसको मिल रहे हैं, ये क्रिसिल रेटिंग एजेंसी को मिल रहे हैं। अब मेरे भी पोर्टफोलियो में है और इनफैक्ट मैं ऐसा मानता हूं कि रीट और इनविट जो है एक पैसिव इनकम का लॉन्ग टर्म के लिए जरिया बन सकते हैं और पिछले कुछ सालों से मैंने अपने भी पोर्टफोलियो में इनको जोड़ा हुआ है। तो मेरे पोर्टफोलियो में इससे पहले
0.64% का वेट था। खैर बहुत ज्यादा वेट इसे भी नहीं कहा जाएगा 0.64%, लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा सा ट्रिम किया है और थोड़ा सा पोजीशन को कम किया है और वेट को 0.2% कर दिया है। अभी मई के महीने में रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है। अब मेरा यहां ऐसा सोचना है कि जैसे बहुत पुरानी कंपनियां होती हैं, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है या आईटीसी है, ये सब कुछ भारत की पुरानी कंपनियां, तो उनके लिए हम लोगों के पास बहुत पुराना डेटा भी होता है। तो समझ लीजिए इन्फोसिस अगर गिरता है, रिजल्ट खराब आते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा पता भी चलता है कि फ्यूचर में बाउंस बैक कर सकती है, नहीं कर सकती, पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं, लेकिन हिस्ट्री से कुछ आइडिया जरूर आता है। लेकिन रीट इनविट अगर हम देखें तो ये पिछले 5-6 साल से ही थोड़े फोकस में आए हैं, अभी भी बहुत फोकस में नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो कम है। तो मेरे डिसीजन को उसी ने एक ये किया था कि एक तो बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं रही है, और दूसरी चीज अगर मार्केट में पैनिक जैसा हो जाए, तो बहुत लोग होता है ना कि इलिक्विड स्टॉक में, खासकर माइक्रो कैप में या जो पेनी स्टॉक में फंस जाते हैं, ऐसी सिचुएशन इलिक्विड है तो फिर यहां पर भी आ सकती है। तो इसीलिए मैंने एक थोड़ा कॉशियस स्टैंस जो है वो थोड़ा लिया हुआ है। हो सकता है मैंने यहां पर जल्दबाजी भी कर दी हो सकता है 3 महीनों के बाद में मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा खराब ना हुआ हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन देखिए डेटा आते हैं और उस हिसाब से हमको अपना डिसीजन भी कुछ लेना पड़ता है। तो मैंने यहां पर थोड़ा कॉशन जैसा डिसीजन लिया है। अभी भी पोर्टफोलियो में है लेकिन थोड़ा नाम भर का ही है। अभी अगेन जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको और क्लैरिटी मिलेगी, फिर और 3-6 महीने के बाद अगर चीजें सुधरती है तो फिर आगे का डिसीजन होगा। लेकिन अभी जो रेटिंग एजेंसी ने एक्शन लिया हुआ है, तो मैंने यहां पर थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनी है, जो रीट है इनफैक्ट, उसको थोड़ा सा ट्रिम किया हुआ है। आपके क्या व्यूज है जरूर बताइएगा। बाकी मई के महीने में रिजल्ट आएंगे, हमको और ज्यादा डेटा मिलेंगे, और अभी जो दूसरे भी जो रीट्स हैं वहां पर भी मैंने अभी कोई बाइंग करने का अभी मैं प्लान अभी फिलहाल नहीं रख रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी इनको भी प्रॉब्लम है तो दूसरों को भी हो सकता है प्रॉब्लम हो नहीं हो। लेकिन अभी फिलहाल एक कॉशस जैसा मेरा स्टैंस है। लास्ट में जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो 9 महीनों में 15 रुपया 20 पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। Q3 में 5 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर था। 275 अभी शेयर प्राइस है, लेकिन 300 के आसपास भी शेयर प्राइस था। इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा लॉस ही बुक किया है, 300 के आसपास भी शेयर प्राइस में मैंने लिया हुआ था। तो 300 के हिसाब से मैं देखूं तो डिविडेंड यील्ड भी, जो डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड भी जो है वो भी थोड़ा स्ट्रांग बन रही थी। थोड़ा सा मैंने डिसीजन लिया हुआ है। बाकी आप भी अपने व्यूज जरूर बताइएगा कि रीट को लेकर आपका क्या विचार है, आपके क्या थॉट प्रोसेस है। बाकी जब रिजल्ट्स आएंगे तो और हमको चीजें पता चलेगी। धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।